नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा। और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पीजीटी हिंदी के संबंधित एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका आज का विषय है हिंदी भाषा और उसका विकास। उम्मीद करूंगा कि हमारी ये वीडियो आपको लाभान्वित करेगी। चलिए, आज हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का संपूर्ण विवरण देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए दोस्तों, आज हमने सभी को पॉइंट्स में करेंगे, क्योंकि हमारे भारत में जो हमारी हिंदी भाषा है वो भारोपीय परिवार की है। तो भारोपीय होता है भारत और यूरोपीय परिवार, जिसमें कि हमारे दो परिवार हैं, एक द्रविड़ परिवार है, एक आर्य भाषा परिवार है। दूसरा जो है वो उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन है। तो जो संस्कृत भाषा है वो उत्तर भारत की सबसे प्राचीन भाषा को माना गया है, और इसका जो हमारे पास साक्ष्य है वो प्राचीनतम जो ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें माना जाता है कि हमारी जो भाषा थी वो संस्कृत है, वो मानी गई है। भारतीय आर्य भाषाओं की काल को 3 खंडों में या कालखंडों में बांटा गया है। सबसे जो पहला कालखंड है वो आपको दिखा देगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। तो इसको कई बारी जो HSSC है, HSSC ये या HPSC ऐसे क्वेश्चंस को खासकर पूछती है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो काल है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक। और जो दूसरा भाग है उसका है वो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, उसको 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो काल है वो 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक इसको माना गया। तो हमने देखेंगे हमारे पास 3 कालखंड हैं। एक कालखंड आपको मिलेगा भारतीय आर्य भाषा काल जो कि प्राचीन है, दूसरा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, और जो तीसरा है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। कई बारी इससे इनके जो ईस्वी पूर्व यानी इसको सन में भी या संवत में भी दोनों तरीके से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है वो पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है ऋग्वेद संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, क्योंकि ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है कि जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। चलिए दूसरा है रामायण और महाभारत लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। तो इनको मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि जो रामायण और हमारे जो महाभारत जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रामायण और महाभारत कौन सी संस्कृत में लिखे गए, तो वो जो लौकिक संस्कृत है उसमें लिखे गए हैं। अगला जो पॉइंट है, इस काल की भाषा गेयात्मक थी, शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे। तो धातु रूप को आप समझ लें पहले, क्योंकि जो क्रिया का मूल रूप है उसे हम धातु कहते हैं। तो जो इस महाभारत और रामायण काल की जो लौकिक संस्कृत थी उसमें गेयात्मक भाषा थी। अगला जो पॉइंट है वो है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। इसमें 3 भाषाएं विकसित हुई हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ से 3 भाषाएं कौन सी है। सबसे पहले पाली भाषा, जिसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। दूसरी है प्राकृतिक भाषा, और तीसरी है अपभ्रंश भाषा। तो प्राकृत जो है 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक मानी गई है, जबकि अपभ्रंश भाषा जो कि मध्य भारतीय भाषा काल का तीसरा जो रूप है वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो ये भी कालक्रम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने आपको बताई थी पाली भाषा।
तो जो पाली भाषा है इसे मागधी भाषा भी कहा जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि जो पाली भाषा है इसे किस भाषा के नाम जानते हैं? इसे हम मागधी भाषा भी कहते हैं। अच्छा, ये मागधी के साथ साथ में ये एक बौद्ध धर्म की भाषा थी। तो जो महात्मा बुद्ध द्वारा जो एक धर्म चलाया गया था इसको बौद्ध धर्म कहते हैं, उनकी ये प्रचलित भाषा थी। तो दोनों पॉइंट्स में से एक एक पॉइंट जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मागधी यानी मगध प्रदेश की भाषा थी और बौद्ध धर्म की भाषा थी। तीसरा जो पॉइंट है वो बौद्ध धर्म का साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। तो ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार जो है HSSC इसको पूछती है कि बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं वो कौन सी भाषा में रचे गए हैं? तो वो पाली भाषा में रचे गए हैं। तो जो त्रिपिटक हैं 3 जो हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये उनके जो हैं वो 3 जो ऐसे शास्त्र हैं जो बौद्ध धर्म में रचे गए हैं, इसको पिटक कहते हैं, त्रिपिटक। तो यहाँ से ये भी पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक किस भाषा में रचे गए? तो पाली भाषा में। और बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों यानी जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं उनके नाम क्या हैं? तो पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो अगला पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो प्राकृतिक भाषा है वो प्राकृत भाषा है आपकी, इसमें यह भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी, क्योंकि उस समय के जो ब्राह्मण थे यानी पंडित जो थे, विद्वान जो लोग थे, ये सिर्फ पंडित मतलब किसी जाति विशेष को नहीं कह रहा हूँ मैं, पंडित मतलब जो भी ग्रंथों के या पुराने जो शास्त्रों के जो जानकार थे उनकी ये भाषा नहीं थी, क्योंकि ये एक सामान्य बोलचाल की भाषा थी उस जमाने की। और दूसरा पॉइंट है संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे। अधम मतलब नीच वर्ग के या निम्न प्रकार के, इसको आप निम्न जैसे खल होते हैं ना उस टाइप से, जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो कैरेक्टर थे वो इस भाषा को बोलते थे। तो यानी प्राकृतिक जो भाषा थी वो उस जमाने में यानी बौद्ध धर्म के काल के बाद में ये एक सामान्य बोलचाल की भाषा बनी, जो कि पंडितों की प्रसिद्ध भाषा नहीं थी। साथ ही साथ संस्कृत के नाटकों में जो कि प्राकृत भाषा में लिखे गए उनमें अधम पात्र यानी निम्न कोटि के जो पात्र थे वो इस भाषा को बोलते थे। अगला जो है वो जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अब यहाँ से ये पूछ लेगा कि जो जैनी हैं, तो जैन शास्त्र में आपको पता होगा कि जैन शास्त्र जो धर्म है वो 2 में बट गया था, वो था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। तो जैन साहित्य के जो है वो प्राकृत भाषा के शौकीन थे, वो प्राकृत भाषा को ही अपनी आम बोलचाल की लैंग्वेज में रखते थे। अच्छा, प्राकृत भाषा के भी 5 मुख्य भेद हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि प्राकृत भाषा के कितने भेद माने गए हैं? तो उसके होंगे 5 भेद। सबसे पहला जो भेद है वो है शौरसेनी। शौरसेनी यानी वो भाषा जो कि सूरसेन जो कि मथुरा के राजा थे उनके क्षेत्र में बोली जाती थी। तो यह बोली मथुरा या सूरसेन जनपद में बोली जाती थी। इसे मध्य देश की बोली भी कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि मध्य देश की बोली किसे कहते हैं? तो वो होगी शौरसेनी भाषा। उसका क्षेत्र कहाँ था? उसका क्षेत्र था मथुरा और सूरसेन जनपद, यानी मथुरा और उसके आसपास कर बोले जाने वाली भाषा को शौरसेनी कहते थे। प्राकृत भाषा का जो दूसरा भेद है वो है पैशाची प्राकृत। तो जो पैशाची प्राकृत है यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास कर बोली जाती थी, यानी कश्मीर के आसपास कर जो बोले जाने वाली भाषा थी वो थी पैशाची, जिसमें लहंदा थी, उसमें पंजाबी थी और उसमें कश्मीरी का भी कुछ पुट देखने को मिला। अगला जो पार्ट है उसका वो है मराठी प्राकृत। तो महाराष्ट्री जो प्राकृत है इसका मूल स्थान महाराष्ट्र था, क्योंकि आज वर्तमान में भी वहाँ पर मराठी का ज़्यादा प्रचलन है। चौथा भाग है अर्धमागधी प्राकृत। यह मागधी और शौरसेनी के बीच में बोले जानी भाषा थी। तो यानी मगध प्रदेश में और पटना यानी मगध जो पटना था उससे और मथुरा के जो क्षेत्र हैं उनके बीच में, यानी ये और इसके बीच में जो है वो यहाँ पर बोली जाती थी, जहाँ पर मैंने इसे कट मार के दिखाया। तो ये तो पटना हुआ, मगध हुआ, तो ये मगध है और ये मथुरा, ठीक है। तो
तो यहाँ पर ये मथुरा और ये मगध, तो इनके क्षेत्र में जो है वो बोली जाती थी। इसको कहते हैं अर्ध मागधी प्राकृत। पांचवा भाग है उसका मागधी प्राकृत। तो यह मगध के आसपास कर प्रचलित भाषा थी। तो यानी मगध जो प्रदेश थे उसके आसपास कर जो भाषा बोली जाती थी उसको मागधी प्राकृत कहा गया है। तो हमने देखा कि जो मागधी है उसके हमारे पास 5 भेद हैं और पांचों भेदों के प्रकार हमने देखे। सबसे पहले थी शौरसेनी प्राकृत, दूसरी थी पैशाची प्राकृत, तीसरी थी मराठी या महाराष्ट्री प्राकृत, चौथी थी अर्ध मागधी प्राकृत और पांचवी थी मागधी प्राकृत। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पाठ है वो है अपभ्रंश भाषा। तो अपभ्रंश भाषा, इस भाषा को अवठ या अवध या देश भाषा या देसी भाषा के नाम से पुकारा गया है। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। तो ये भी कई बारी आपसे पूछ लेगा कि अपभ्रंश को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं बिगड़ा हुआ स्वरूप या गिरा हुआ स्वरूप। तो अपभ्रंश जो है इसे हम कई नामों से जानते हैं। पहला नाम है अवठ, जो कि विद्यापति की जो भाषा थी वो अवठ थी। अवध देश भाषा या देसी भाषा के नाम से भी इसको जानते हैं। जबकि अपभ्रंश का एक शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या कुरूप या गिरा हुआ। आगे है कि इस संबंध में 3 मत भी प्रचलित हैं। तो सबसे पहला जो मत है वो है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। ये देखिए, यहाँ से भी पूछ लेगा क्वेश्चन कि किस पुस्तक में अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी स्वीकार किया गया है। तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में जो है वो बताया गया है कि अपभ्रंश का जो जन्म काल है वो 700 ईस्वी से जो है वो स्वीकार किया गया है। तो यहाँ से भी आपको 2 प्रश्न जो एग्जामिनर पूछ सकता है। अगला है डॉक्टर नामवर सिंह ने भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। तो देखिए, दोनों किताबें जो हैं वो आप अपने आप से ध्यान कर लीजिएगा क्योंकि नामवर सिंह का भी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की जो पुस्तक हैं उनके नाम आपको याद हो जाएं। अपभ्रंश का जो जन्मकाल है वो 700 ईस्वी से स्वीकार किया है। तो दोनों जो मत हैं उनमें एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि अपभ्रंश का जो जन्मकाल है वो लगभग 700 ईस्वी से स्वीकार किया गया है, चाहे वो डॉक्टर नामवर सिंह हो या डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हो। तो दोनों ने अपनी अपनी पुस्तक में इसके जो अपभ्रंश का जो जन्म काल है उसको 700 ईस्वी स्वीकारा है। अगर आगे है अगला कह रहे हैं कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार अपभ्रंश का जो जन्म है वो 500 ईस्वी के आसपास का हुआ है। तो अब देखें, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का अपना मत है, उन्होंने इसे 500 ईस्वी पूर्व जो है वो माना है। ठीक है, अब इसको ध्यान रखें। अगला जो 6ठी शताब्दी के अलंकारवादी आचार्य यानी भामे ने भी, देखिए अब ये पूछेगा कि भामे का जो काल कौन सा है, वो है 6वीं शताब्दी। और भामे जो हैं वो अलंकारवादी आचार्य थे। वो तो पूछ लेगा कि भामे जो हैं वो कैसे आचार्य थे। तो अलंकारवादी जो आचार्य हैं उन्होंने भी अपभ्रंश का जो उल्लेख है वो संस्कृत एवं प्राकृत के साथ करते हुए इसे काव्य उपयोगी भाषा बताया। यानी काव्य में उपयोग की जाने वाली भाषा जो संस्कृत है वो बताया। किसने? भामे ने। क्योंकि भामे को क्या कहा गया है? तो अलंकारवादी आचार्य कहा गया है। और वो कौन सी शताब्दी में थे? वो थे 6th सेंचुरी में, यानी 6वीं शताब्दी में। आगे देखें, अब आएगा अपभ्रंश का क्षेत्र रूप, विकसित होने वाली आर्य भाषाएं। तो सबसे पहले देखिए, अब हमने जो आपकी 5 भाषाएं 6 भाषाएं पढ़ी थी पहले, अब हम उसका क्षेत्र के बारे में जानकारी करेंगे कि वो भाषाएं कहाँ कहाँ प्रचलित थीं। तो सबसे पहले थी शौरसेनी अपभ्रंश। ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषा में मिलती है। तो उसे हम शौरसेनी अपभ्रंश के नाम से जानते हैं, चाहे वो गुजराती हो
चाहे राजस्थानी हो, चाहे पश्चिमी हिंदी जिसमें हरियाणवी, चाहे हमारी ये आई, या फिर पंजाबी जो है इसके साथ पर। पश्चिमी हिंदी में हमारी कई भाषाएं आती हैं, ब्रज भी उसी का ही एक प्रारूप है, चाहे मेवाती हो चाहे हाड़ौती हो। ठीक है, अगला है पैसाची अभ्रंश। तो पैसाची यानी पंजाब से संबंधित, इसमें लहदा भी थी और पंजाबी भी थी, तो दो भाषाओं को पैसाची अभ्रंश के अंदर मानते हैं। अगला है ब्राचड़। ब्राचड़ को सिंधी, जो कि वर्तमान में जो सिंध प्रांत है वो पाकिस्तान के अंदर है, तो ये पाक के लिए अंदर बोला है। आगे खस भाषा जो है वो भी पहाड़ी भाषा है, और खस को कहते हैं खरोष्टी। इसकी लिपि होती है खरोष्टी, जो कि जो गधा है उसके होठों से उत्पत्ति उसकी मानी गई है। अगला जो पार्ट है पांचवा, वो है महाराष्ट्रीय अभ्रंश। तो ये मराठी है, जो कि महाराष्ट्र में बोली जाती है। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी है, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन तीनों को जरूर याद रखिएगा। तो इन तीनों को जरूर याद रखें, क्योंकि तीनों जो हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखें कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो हैं वो अर्धमागधी अपभ्रंश है, यानी पूर्वी जो हिंदी है उसकी 3 बोलियां हैं, 3 भाषाएं। अगला जो 7वां पाठ है वो है मागधी अपभ्रंश। तो बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, ये मागधी यानी मगध प्रदेश के आसपास का जो बोले जाने वाले हैं उनको। अब देखिए इसमें बिहारी भाषा है, तो बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी और संथाली, ये सारी जो भाषाएं वो बिहारी में आएंगी। उड़िया यानी उड़ीसा में बोलने वाली, बांग्ला जो है वो बंगाल में, और असमिया जो है आसाम के अंदर बोली जाती है। तो ये मागधी अपभ्रंश में ही माने गए हैं। नेक्स्ट देखें, अब इन भाषाओं का क्रमिक विकास। ये तो भाषाएं जो हैं वो जो है ये कैसे विकास हुआ होगा। तो सबसे पहले देखें कि वैदिक संस्कृत। तो जो वैदिक संस्कृति उसका ही प्राचीन जो नया रूप आया वो आया संस्कृत। संस्कृत का जो पाली, उसके बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आया सीधा हिंदी का प्रारूप। तो ये चढ़ते क्रम में है। तो सबसे छोटी थी वैदिक संस्कृत, उसको सुधार हुआ तो संस्कृत हुई, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, और फिर अपभ्रंश, और फिर हिंदी में। तो कई सोपानों को पार करती हुई जो हिंदी है वो चली आई थी। तो सबसे आगे देखें, हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः सौरसेनी से हुई है। तो हिंदी, अब यहाँ से पूछेगा कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से मानी गई है, तो ये सौरसेनी से। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से हुआ था, ऐसा मानना तर्क संगत है, क्योंकि बहुत से विद्वानों ने माना है कि हिंदी भाषा का जो आरंभ है या प्रारंभ है वो 1000 ईस्वी के आसपास कर हुआ है। आगे है सौरसेनी अपभ्रंश जो है वो उस काल की साहित्यिक भाषा थी। तो अब देखें, साहित्यिक भाषा थी और गुजरात से लेकर के बंगाल तक और सूरसेन प्रदेश से लेकर के बरार तक एक छत्र साम्राज्य था। क्यों कहते हैं कि जो सौरसेनी भाषा थी ना वो अपभ्रंश उस काल की साहित्यिक भाषा थी, यानी उसमें साहित्य की रचना की गई। और गुजरात से लेकर के बंगाल तक और सूरसेन यानी मथुरा से लेकर के बरार जो पूर्व तक है वहाँ तक एक ही राजा का साम्राज्य था। तो एक राजा के साम्राज्य का होने के कारण एक ही जैसी भाषा ही बोली जा गई, उसको कहते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। अगला पॉइंट है, हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया है। तो अपभ्रंश यानी संस्कृत का वो बिगड़ा हुआ रूप जो कि मैंने आपको बताया था, हिंदी में सारी भाषाओं को जो है अडॉप्ट किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत, पाली, प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थी। संयोगात्मक होता है जो लेफ्ट से राइट की तरफ चलती हैं ऐसे, और अपभ्रंश जो थी वो वियोगात्मक थी। तो अपभ्रंश यानी जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है वो वियोगात्मक थी, यानी वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलती हैं। इसको एक तो कहा गया है, जैसे एक मिनट यहाँ से जैसे ए पॉइंट से चले हम तो इस तरह से चलेगी जैसे हम हिंदी की देवनागरी लिपि में, जबकि अगर हम उर्दू या लिखें या अब और कोई अब बिगड़ा हुआ स्वरूप लिखें तो राइट से वो लेफ्ट की तरफ, इसको कहते हैं वियोगात्मक। आगे अगला है, काव्य में प्रयुक्त भाषा को अपभ्रंश भाषा कहा गया है। तो जो काव्य करते थे, जो कविगण, जो विद्वान, उनकी जो भाषा थी वो उसको हमने अपभ्रंश कहा है। और आगे बोलचाल की जो भाषा थी वो उसको देसी भाषा कहा गया है। जो देश भाषा है उसको बोलचाल की भाषा। और अपभ्रंश में 8 स्वर थे, ये ध्यान रखिए।
सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश भाषा में कितने स्वर माने गए हैं? अ, आ, ई, उ, ए और आई। जबकि आदिकालीन कवियों में, जो कि 1050 के बाद जो भी कवि आए, जो कि हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हम अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पता चलेगा कि आदिकालीन जो कवि थे उनके पास दो जो विद्वजन थे या कवि थे, उन्होंने 2 स्वर और इजाद किए थे, उसमें थे ओ और औ। जबकि इससे पहले क्या थे? संख्या थी 8। इससे पहले जो संख्या थी वो थी सिर्फ 8। अब नेक्स्ट बढ़ें। अपभ्रंश में ड और ढ ध्वनियाँ नहीं थी, जबकि हिंदी भाषा में इनका प्रयोग होने लगा था। तो जो ड और ढ यानी ये भी ऐसी उच्छिष्ट ध्वनियाँ हैं जिनके नीचे बिंदु का प्रयोग किया गया। अपभ्रंश में इन दोनों वर्णों का प्रयोग, इन दोनों ध्वनियों का प्रयोग नहीं किया गया था, जबकि हिंदी भाषा में वर्तमान समय तक भी इनका प्रयोग होने लगा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो अपभ्रंश में या पुरानी हिंदी में प्रमुख रूप से किन किन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान था और उनकी कौन कौन सी रचनाएं जो हैं आज तक भी प्रचलित हैं। तो कवियों का नाम, उनकी रचनाएं जो हैं वो आपके सामने हैं। तो सबसे पहले थे सरहप्पा, या इनको कहा गया सरहपाद। इनकी मुक्त रचनाएं ज़्यादा मिली हैं। और देवसेन नाम के एक बहुत चर्चित कवि है, उनका श्रावकचार, ये भी कई पूछ गया है। और जो स्वयंभू कवि हैं उसकी 3 किताबें जो हैं वो ज़्यादा चर्चित हैं। सबसे पहले स्वयंभू छंद और रिठेनेमी चर्यो और पौमचर्यो। ये पौमचर्यो तो बहुत ही प्रचलित है, जो कि कई बार हमारे बोर्ड में पूछी गई है। अगले जो कवि हैं वो हैं पुष्पदंत। तो इनकी भी कई कृति जो है मानी गई हैं। तो सबसे पहले जो कृति है वो है महापुराण और दूसरी है जसहर चर्यो। और फिर आएंगे मुनि धनपाल। इनकी भविष्य कथा जो है वो बहुत बार पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर आएंगे अब्दुल रहमान की एक पुस्तक है संदेश रासक। और जिनीदत्त सूरी हैं उपदेश रसायन रास। और अगले कवि हैं जो इंदु। इनकी जो चर्चित पुस्तकें हैं वो है परमात्म प्रकाश और योगसार। अगले जो कवि हैं वो है राम सिंह। इनकी पाहुर दोहा काफ़ी प्रचलित है क्योंकि ये जैन कवि हैं। तो इनकी ये कृति भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो मानी गई है। हेमचंद, इनकी एक ही कृति है, उसका नाम है हेमचंद शब्दानुशासन। तो ये कृति भी काफ़ी प्रचलित या काफ़ी पॉपुलर जो है वो मानी गई है। तो विद्यापति, क्योंकि विद्यापति अवध के जो कवि हैं और बड़े चर्चित कवि थे आदिकाल में, तो इनको भी उसी दर्रे में रखा गया क्योंकि उन्होंने कहा है देसी भाषा सब जग मिठा, यानी जो देसी भाषा है, देसी वचना सब जग मिठा। तो देसी वचनों में जो सबसे संसार में सबसे मीठे वचन हैं। तो इनकी 2 जो पुस्तकें हैं वो हैं कीर्ति लथा और दूसरी है कीर्ति पताका। तो उम्मीद करता हूँ हमारा आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और साथियों, जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल की जिस सारी वीडियो को आप देख सकते हो, क्योंकि आपके काफ़ी सहयोग करेगी। और जितनी भी वीडियो आप तक पहुँचे उन सबको पूरा देखने का प्रयास करें, क्योंकि सभी विषयों को बड़ी गूढ़ता के साथ और आज पॉइंट्स में लेने की कोशिश की है। इसे MCQ फॉर्म में बाद में देखेंगे, लेकिन हमने कोशिश की है कि अपभ्रंश और जो प्राकृत और जो पाली जो भाषाएं हैं वो कब से कब मानी गई हैं, तो उस तरीके से आपको बताएं। क्योंकि जो नेट और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का या HPSC जो PGT हिंदी का एग्ज़ाम जो ले रहा है, जिसको स्क्रीनिंग बोलेंगे, उसमें काफ़ी गंभीर जो या डेप्थ के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको सारगर्भित लग रहा होगा और आपसे अपेक्षित सहयोग की कामना करते हैं। जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जितनी वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिलती रहेंगी। यदि किसी को इसके नोट्स की आवश्यकता है, नोट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहाँ से निःशुल्क तरीके से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और आपका दिन शुभ हो, आपकी सारी इच्छाएं ईश्वर पूरी करे, ऐसी कामना के साथ मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।